गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? अच्छे हो? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? एग्जाम्स के प्रिपरेशंस भी अच्छे चल रहे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10 टॉप एक्सप्लेनेशन कार्बन कंपाउंड सीरीज देखेंगे। और आज का हम लोगों का टॉपिक नंबर हम लोग आज देखने वाले हैं 11। इस चैप्टर का 11 टॉपिक हो गया है आज, और 10 हो गया है और कंप्लीट। और आज हम लोग टॉपिक नंबर 11 देखेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और सोप का स्ट्रक्चर, डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंदी टॉपिक था, उसका वीडियो भी बहुत लंबा बना था, 1 घंटे से भी बड़ा वीडियो था। उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता था। तो टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी चैनल को करिए, और हम लोगों को मोटिवेशन मिले कि हम लोग और भी चैप्टर्स को बनाएं और चैप्टर्स का भी वीडियो बनाया जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट किया जाए टॉपिक नंबर 11, कार्बन कंपाउंड्स क्लास 10 टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 11, जिसमें हम लोग सोप के बारे में पढ़ने वाले। स्टार्ट किया जाए? चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज हम लोग देखेंगे सोप। तो सोप क्या होता है कि सोप आर द शॉर्ट चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, शॉर्ट चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, एंड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना कि शॉर्ट चेन होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का शॉर्ट चेन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन होता है। सोप्स का जनरल फॉर्मूला होता है, सोप्स जनरल फॉर्मूला जो है वो मेनली होता है RCOONA और RCOOK। ठीक, RCOONA और RCOOK, Na फॉर सोडियम और K फॉर पोटेशियम। यहां पर R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप्स होता है। R जो है वो क्या डिनोट करता है? एल्काइल ग्रुप। R डिनोट्स एल्काइल ग्रुप। पहला चीज ये ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज याद रखेंगे कि R जो होगा यहां पर क्या होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम C15H31 और C17H35। ठीक है, तो C15H31 और C17H35, यहां से R स्टार्ट होता है। ठीक, तो R स्टार्ट फ्रॉम कार्बन 15 एटम से स्टार्ट होता है। C15H31 और C17H31 एल्काइल ग्रुप है। तो C15H31 COONA और C17H35 COONA, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? पैल्मेटिक एसिड कहेंगे। इसको कहेंगे पैल्मेटिक एसिड। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टीयरिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? पैल्मेटिक एसिड, और इसको क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। ठीक, क्लियर? ये हो गया पैल्मेटिक एसिड और ये हो गया स्टीयरिक एसिड। तो ये आप समझ लो कि सोप में शॉर्ट चेन होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स का, और लॉन्ग चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जनरल फॉर्मूला होता है, R का वैल्यू होता है C15 से स्टार्ट होगा। 15 वाले को कहेंगे पैल्मेटिक और 17 वाले को कहेंगे स्टीयरिक एसिड। तो इसको नोट कर लीजिए आप। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। इसको जल्दी से नोट करिए आप। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में तो सोप कैसे बनता है? तो सोप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फैट और ऑयल के साथ हम लोग क्या मिला देते हैं? हम लोग एक एल्कली को मिला देते हैं। एल्कली में आप मान के चलिए सोडियम। ठीक है, एल्कली में सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लो, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मान लो, और इसमें हम लोग फैट और ऑयल को मतलब मान लो ईस्टर मान लो।
ईस्टर के साथ क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिला देंगे अल्कली, और इसको हीट करेंगे, तो हीट करने पे क्या बनता है, ये सोप बनेगा। ठीक है, सोडियम सोप जिसको कह लो, और पोटेशियम सोप भी हो सकता है, सोडियम भी मिला सकते थे और पोटेशियम भी मिला सकते थे, और प्लस क्या होगा, ग्लिसरॉल मतलब अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। ये पूरा प्रोसेस जो होता है सोप का है, और ये जो है ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। ये पूरा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। और ये सपोनिफिकेशन क्या है, ये सपोनिफिकेशन जो है वो रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन, रिवर्स ऑफ स्टेरिफिकेशन। आप लोग पिछले वीडियोस में आप लोग स्टेरिफिकेशन क्या होता है, सपोनिफिकेशन क्या होता है, ये सारे रिएक्शंस को आपको हम लोग बता चुके हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, नोट कर लिए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज तो बात ये हो गया सोप का। अब इसमें आप लोग एक चीज यदि देखेंगे डिटर्जेंट का, तो डिटर्जेंट कैसे बनता है। देखो, डिटर्जेंट में क्या होता है कि शॉर्ट चेन होता है, इसमें भी शॉर्ट चेन ऑफ एमोनियम और सल्फोनोइड NOAT सल्फोनोइड्स, सॉल्ट एंड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो शॉर्ट चैन होता है, जैसे सोप में क्या होता था, सोप में होता था शॉर्ट चैन ऑफ सोडियम पोटेशियम और लॉन्ग चैन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट में क्या होता है, शॉर्ट चैन होता है अमोनियम और सल्फोनोइड्स का होता है, और लॉन्ग चैन सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में क्या करते हैं कि ईस्टर या फैट ऑयल जिसको कहते हैं, फैट ऑयल अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला देंगे तो सोप बन जाएगा, चाहे सोप सोडियम का बने चाहे सोप पोटेशियम का बने, और प्लस ग्लिसरॉल। और ये पूरा प्रोसेस सपोनिफिकेशन होता है। सपोनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन का उल्टा होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए। अच्छा, अब इसमें यहां देखेंगे, बात ये हो गया कि जो लॉन्ग चैन हम लोग ऑब्टेन करेंगे कहां से, इन डिटर्जेंट्स लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन ऑब्टेन होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर हम जो बता रहे हैं। डिटर्जेंट में जो लॉन्ग चेन होगा ना कार्बोक्सिलिक का लॉन्ग चेन दोनों में होता है, सॉल्ट में, सोप में भी और डिटर्जेंट में। तो डिटर्जेंट में जो लॉन्ग चेन बनता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो ऑब्टेन कहां होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑयल से। ठीक है, जैसे कि मान लो पेट्रोल डीजल से। ठीक, लेकिन जब सोप बनाते हैं उसमें जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहां से ऑब्टेन होता है, इसमें से, इसमें जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोप में एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम फैट और ऑयल। ठीक है, तो ये ऑयल और फैट कहां का होगा, एनिमल फैट और ऑयल होगा। ठीक है, एनिमल फैट और ऑयल से होगा। और इसमें कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, इसमें पेट्रोलियम ऑयल पेट्रोल प्रोडक्ट से ऑब्टेन कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल से। समझ गए, तो ये थोड़ा एक डिफरेंस है इन दोनों में, इसको आप नोट रखिएगा। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ सोप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इतना नोट रखिए और स्ट्रक्चर ऑफ सोप देखिए। अब चलिए, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। तो सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग को देखना है इसमें। तो आप ऐसा समझो कि जो सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ना, ये दो पार्ट में आप समझ लो, आपको आ जाएगा। जैसे कि ये एक पार्ट है और ये इसका ये पार्ट है। ठीक है, ये सोप पार्ट का हेड पार्ट, और ये क्या है, टेल पार्ट। ये शॉर्ट आयोनिक पार्ट, और ये क्या है, लॉन्ग टेल पार्ट। ठीक, अब ये क्या होता है कि ये हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब वाटर लविंग है। ये क्या है? वाटर लविंग होता है, ठीक है। वाटर लविंग कह लो या वाटर अट्रैक्टिंग, मतलब ये पानी से अट्रैक्टेड होता है, वाटर से अट्रैक्टेड होगा, ठीक। ये क्या है? ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब ये होता है वाटर रिपेलिंग, ये पानी से दूर भागता है, वाटर रिपेलिंग, ठीक है। वाटर रिपेलिंग मतलब इसको कह लेंगे फैट सॉल्युबल है, ये फैट सॉल्युबल होता है, ठीक। फैट सॉल्युबल पार्ट है, फैट सॉल्युबल पार्ट। अब बात ये हो गया कि ये वाला जो होगा Na+ और पोटेशियम प्लस वाला पार्ट है, जो सॉल्ट पार्ट जिसको कहते हैं सॉल्ट पार्ट। और ये वाला क्या होगा? जो लॉन्ग पार्ट है वो COOH वाला पार्ट है, COOH पार्ट मतलब कार्बोक्सिलिक पार्ट। कार्बोक्सिलिक क्या? इसको सीधा ऐसे लिख लो, ये फैट वाला पार्ट है ना, फैट वाला पार्ट है, फैट वाला पार्ट, फैट पार्ट, ठीक है। या ऑयल पार्ट, ये फैट पार्ट है, ये ऑयल पार्ट है, ठीक। तो ये सॉल्ट वाला पार्ट, ये फैट ऑयल वाला पार्ट, ये हेड वाला पार्ट, ये टेल वाला पार्ट, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग, वाटर मतलब फैट सॉल्युबल, ये शॉर्ट आयोनिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक जिसको वाटर लविंग या वाटर अट्रैक्टिंग कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट करिए आप, नोट कर लिए? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाटर में ना ये, अच्छा ये जो दिया हुआ वाटर रिपेलिंग या फैट सॉल्युबल पार्ट, इसका मतलब ये डर्ट सॉल्युबल है, डर्ट सॉल्युबल, ये डर्ट सॉल्युबल है, ठीक है। ये जो है नॉन डर्ट सॉल्युबल। अब बात ये होगा कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब सोप को जब पानी में मिलाते हैं तो वो काम कैसे करता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है, इसको हम बताते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए आप। चलिए इसको नोट कर लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये हो गया क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए आप समझो बहुत अच्छे से। मान लो कि ये बकेट है, ठीक है, ये बकेट है, इसमें पानी डाल दो। इस बकेट में जो है ये पानी डाल दिए, चलो ये पानी मिला दिए। अब इसमें कोई गंदा कपड़ा ले आओ, ये गंदा कपड़ा है, ठीक, ये डर्टी क्लोथ है, डर्टी क्लोथ। अब ये हो गया डर्टी क्लोथ। अब देखो ये साफ कैसे करता है इसको, जो डिटर्जेंट है ना वो इसको साफ, जो स्लो सोप है, सोप काम कैसे करता है और कपड़े, गंदे कपड़े को साफ कैसे करता है, वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि द सोप हैज, कैसे लिखोगे, देखो द सोप हैज 2 पार्ट्स, द सोप मॉलिक्यूल ना, द सोप मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स, द सोप मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? शॉर्ट आयोनिक पार्ट, शॉर्ट आयोनिक पार्ट होता है, शॉर्ट आयोनिक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं Na+ और K+ सॉल्ट पार्ट, ठीक। इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर रिपेलिंग इन नेचर, वाटर रिपेलिंग इन नेचर। चलिए ये हो गया। अब क्या लिखेंगे कि शॉर्ट 2 पार्ट, शॉर्ट पार्ट। अब क्या होगा उसके बाद? लॉन्ग क्या होगा? लॉन्ग ईस्टर पार्ट, लॉन्ग फैट पार्ट, ठीक है। लॉन्ग फैट और ऑयली डर्ट सॉल्युबल पार्ट, डर्ट सॉल्युबल पार्ट जिसको हम लोग कहेंगे वाटर, सॉरी ये तो वाटर अट्रैक्टिंग था ना, वाटर क्या था? ये वाटर अट्रैक्टिंग था ना, हाइड्रोफिलिक ना, देखो हाइड्रोफिलिक क्या लिखे? वाटर लविंग वाला, ठीक है। ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट था। और डर्ट सॉल्युबल पार्ट जो होगा वो क्या होगा? वाटर रिपेलिंग पार्ट है, वाटर रिपेलिंग पार्ट जिसको अभी हम कहते हैं कि फैट सॉल्युबल होगा, फैट सॉल्युबल, ठीक, मतलब डर्ट सॉल्युबल जिसको कह ले, डर्ट सॉल्युबल। अब इसको लिखने के बाद इसको देखो क्यों लिखवाया जा रहा है, हम बता रहे हो आपको। चलो ये हो गया। ये कौन सा फैट्स और ऑयली पार्ट है? ये ईस्टर वाला पार्ट है, ईस्टर पार्ट है, ठीक।
अब कैसे काम करता है कि जैसे कोई भी कपड़ा मान लो बहुत गंदा है, इसके ऊपर मान लो गंदा लगा देते हैं, चलो ये इसका गंदा हो गया, ठीक, ये क्या है, इसका डर्ट है, ये इसका डर्ट है, ठीक। अब ये गंदा जब इस पे लग गया है तो ये साफ कैसे करेगा? तो सबसे पहले तो सोप का दो स्ट्रक्चर होता है, समझ लो सोप मॉलिक्यूल का। सोप मॉलिक्यूल का जो है टू पार्ट है, ये वाला जो है ये मुंडी वाला पार्ट शॉर्ट पार्ट, या ये वाला लॉन्ग पार्ट, ये वाला लॉन्ग पार्ट और ये वाला शॉर्ट पार्ट, ठीक। ये शॉर्ट पार्ट और ये लॉन्ग पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब गंदे कपड़े को जैसे ही हम लोग मान लो सोप वाले पाउडर में, सोप पाउडर मतलब सोप वाले घोल वाले पानी में बकेट में डुबा देते हैं उस कपड़े को, तो होता क्या है देखो, सबसे पहले देखो क्या होता है, आप ये समझो, ये तो इतना लिखना है, इसके बाद देखो क्या लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट कौन सा पार्ट एक्टिव होता है, फर्स्ट एक्टिव होता है, ये कौन सा पार्ट एक्टिव होगा, लॉन्ग पार्ट। फर्स्ट द लॉन्ग पार्ट ऑफ द सोप becomes active and attracted towards the dirt मतलब वो गंदे की तरफ, जैसे यहां पर गंदगी है, मान लो ये गंदगी है, कपड़ा का डर्ट है ये, तो ये वाला ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाएगा। सोप मॉलिक्यूल जो होगा अपना पूंछ लेके समझिए, लॉन्ग वाला पार्ट क्या होता है, टेल होता है ना, और ये वाला क्या होता है, इसका माउथ, एक तरह से ये इसका माउथ है, ठीक। तो ये क्या करता है कि इस तरह के कंडीशन में ये मान लो डर्ट है, ठीक, ये क्या है, डर्ट है, ये डर्ट, ठीक। तो ये डर्ट है, तो ये सोप मॉलिक्यूल क्या करता है, अपना पूंछ लेकर इस डर्ट के ऊपर कूद पड़ता है, सारा अपना मुंडी लेके जो होगा दूर हो जाता है, और डर्ट के तरफ मुंडी करके, मतलब ऐसे करके, मतलब अपना पैर जो है, पूंछ जो है वो डर्ट के तरफ कर देता है, ऐसे करके, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है वो, समझ गए। जो उसका मुंडी होगा वो अवे फ्रॉम द डर्ट होगा, मुंडी अवे फ्रॉम द डर्ट, समझ गए। तो क्या लिखा है कि फर्स्ट द लॉन्ग पार्ट ऑफ द सोप बिकम्स एक्टिव एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डर्ट, ठीक। पहला, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, तो फैट सॉल्युबल क्या होता है, डर्ट तो फैट ही ना है, डर्ट का मतलब क्या होगा, फैट मतलब आचार का दाग, मान लो धूल गर्दा रहेगा वो तो तुरंत साफ हो जाएगा, वो तो पानी से धो के साफ हो जाएगा। आचार का मान लो दाग दे दिया है, ठीक है, तेल का दाग, ऑयल का दाग है, तो ये सब जल्दी नहीं ना साफ होता है, तो इसके लिए क्या होता है, ये सब फैट सॉल्युबल है। तो सोप मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने तेल को ले जाके डर्ट के पास जाके चिपका देता है, ये इसका डर्ट है, डर्ट के पास ले जाके चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद क्या करेगा, क्योंकि इसका जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट क्या होगा, अवे फ्रॉम द डर्ट होगा, अवे फ्रॉम द डर्ट। अब जो इसका हेड है वो अवे फ्रॉम द डर्ट होता है, क्यों, टुवर्ड्स वाटर होता है, टुवर्ड्स द वाटर, मतलब जो माउथ वाला पार्ट है, जो शॉर्ट वाला पार्ट है, वो क्या होता है, पानी की तरफ रहेगा, मतलब अवे फ्रॉम द डर्ट, ठीक, डर्ट से दूर, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन फैट होता है, वो इनसॉल्युबल इन फैट में घुलता नहीं है, तो इसलिए दूर हो जाता है, ठीक। अब क्या होता है कि जब सारा सोप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता है, तो ये करता है, इट फॉर्म्स, मतलब ऑल द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स द स्पेशल एग्रीगेट, ऑल द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स द स्पेरिकल एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, ठीक है, स्पेशल एग्रीगेट का मतलब टोटल, ठीक है, स्पेरिकल मतलब गोला जैसा बना लेता है, स्पेरिकल एग्रीगेट बना लेता है, टोटल मतलब, ठीक, टू फॉर्म अ मिसल। अब इसलिए मिसल बनाता है क्योंकि ये अकेले, एक सोप मॉलिक्यूल अकेले तो डर्ट को लेके नहीं भाग जाएगा ना, इसलिए ढेर सारा सोप मॉलिक्यूल, हजारों सोप मॉलिक्यूल इस तरह का स्ट्रक्चर कर लेता है, पैर को अपने डर्ट के तरफ कर देता है, मुंडी को दूर कर लेता है, पैर को डर्ट की तरफ और मुंडी को डर्ट से दूर पानी की तरफ, और इस तरह से ढेर सारा आपस में जाकर डर्ट के ऊपर चिपक जाता है। तो स्पेरिकल एग्रीगेट मतलब टोटल ढेर सारा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एग्रीगेट मतलब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स,
ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, ढेर सारा मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, जाकर उसके पास चिपक गया। किसके पास? डॉट के पास। और जब डॉट के पास ढेर सारा मॉलिक्यूल्स जाकर चिपक जाता है तो उसको बोलते हैं मिसल्स। ठीक, अब क्या करता है, देखो इतना हो गया ना, इतना नोट कर लिए हो, चलो इतना हम इरेज कर दें, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम देखो इसको इरेज कर दे। इतना हो गया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, जब इतना स्फेरिकल एग्रीगेट बना लिया तो अब इसके बाद देखो कैसे काम करता है। देन द dirty cloth is then the dirty 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 cloth is jerked, dirty cloth is jerked, jerked, jerked और सेक्ट। तो सेक्ट करने के कारण क्या होता है, सेक्ट करने के बाद क्या होता है कि the missile makes the dirt to soluble in fat part of the soil, fat part of the soap के फैट पार्ट में उसको क्या करता है, घोल देता है, सॉल्युबल कर देता है फैट के सोप पार्ट में। मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या था, सोप का देखो दो हिस्सा था ना, सोप का ये हिस्सा था, तो ये वाला क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है, टेल वाला जो है फैट सॉल्युबल है। तो टेल वाला जो बनता था, स्फेरिकल जो बनाया था, मिसल बनाया था, ढेर सारे ग्रुप को मिलाकर जब जर्क लगता है तो वो क्या करता है कि जो डर्ट था उसको अपने साथ घोल लेता। ठीक है, ये टेल वाला हिस्सा लिखा है ना, द डर्ट टू सॉल्युबल इन फैट, क्या लिखा है, द मिसल मेक्स द डर्ट टू सॉल्युबल इन फैट पार्ट ऑफ द सोप। ठीक हो गया। और आफ्टर द रेगुलर जर्क मतलब मार उठाओ पटक, धोबिया पछाड़ और उठाओ पटक जो है कपड़े को जब करेंगे इस तरह से करने पे, आफ्टर रेगुलर जर्क द डर्ट comes out from the cloth, कपड़े से वो बाहर निकल गया। अब क्या करेगा, then the head part of the soap becomes active और क्योंकि ये वाटर अट्रैक्टिंग होता था, becomes active and makes the dirt to become soluble in water, उसको पानी में आसानी से घोल देता। तो पहले क्या करता है, टेल वाला पार्ट कपड़े से उसको डर्ट को निकालता है, फैट सॉल्युबल होने के कारण जब वो ढीला कर लेता है मिसल से, उसके बाद क्या होता है कि हेड वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है और कपड़े को जो गंदगी था उसको पानी में घोल के बाहर कर देता है। और इस तरह से thus the dirty cloth is cleaned। ठीक, और ये था दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। और ये एग्जाम में ये 100% आएगा, एग्जाम में 100% आएगा, ये एग्जाम में आएगा 100%। और हम जैसे लिखे आपको उसी तरह से पूरा लिख डालना है। पूरा आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करना कि ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना, उसके बाद यहाँ जो लिखे थे फिर ये वाले चीजों को लिख के करना और इस तरह से ये एक स्फेरिकल मिसल बना देना। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, मिसल। तो ये हो गया आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इसको आप नोट कर लो। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद आप एक चीज और देखिए ये एक चीज नोट करिएगा आप कि कॉमन सॉल्ट इज एडेड, ये भी एग्जाम में पूछता है। कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप to make it precipitate
so that it can come out of water, so that it can easily settle down, मतलब कि सोप के मैन्युफैक्चर में हम लोग कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सोप के मैन्युफैक्चर में कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl को क्यों मिलाते हैं, ताकि NaCl क्या करेगा कि सोप को प्रेसिपिटेट बनाएगा, ताकि यदि हम लोग कपड़े सोप से अपने साबुन से अपने मान लो शरीर को रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, कपड़े को धो रहे हैं, तो क्या हो कि पानी डालने पे वो सेटल डाउन कर जाए, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाए और नीचे जाकर गिर जाए, इनसॉल्युबल मतलब नीचे जाकर गिर जाए, समझ गए, नहीं तो चिपका रहेगा। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो सोप को प्रेसिपिटेट बनाने में मदद करता है, ताकि वो इजिली सेटल डाउन कर जाए कपड़े धुलने के बाद या नहाने के बाद, ठीक है, मतलब इजिली सेटल डाउन आफ्टर वॉशिंग और बाथिंग, आफ्टर लिख लो बाथिंग एंड वॉशिंग और बाथिंग के बाद वो आसानी से सेटल डाउन करके नीचे चला जाने, तो हम लोग के शरीर से वो चिपका रहेगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद एक चीज और ये लिखेंगे इंपॉर्टेंट चीज कि सोप फॉर्म्स स्कम विद द हार्ड वाटर, क्यों हार्ड वाटर मतलब खारा पानी, ठीक है, खारा पानी, जैसे कोई पानी उन्हीं में बहुत ज्यादा नमक होता है, मतलब खारा पानी मतलब सॉल्टी वाटर के साथ जो है वो स्कम बना देता है। स्कम मतलब क्या होता है कि साबुन जो है ना, सोप जो है वो कट कट के मतलब एकदम रेसा बनाकर झर के गिरने लगेगा। तो क्यों बनाता है इसको भी आप नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जैसे दिया हुआ है देखो कि सोप क्या होता है एक्चुअल में RCOONA, ठीक है, और यहां पर R क्या हम बताए थे, R बताए थे C15H31COO, और R एक बताए थे, याद है C15H31 और बताए थे कि R ये भी हो सकता है, तो C17H35 इसको बताए थे, पैल्मिटिक बताए थे, और इसको बताए थे स्टेरिक, याद है कि नहीं, ये नोट कर लेना, स्टेरिक था, ठीक है। तो ये RCOON दिया हुआ है, इसका जब रिएक्शन हम लोग करते हैं तो क्या करता है कि Mg2+ से रिएक्ट हो जाता है और ये बना लेता है, ये RCOO2Mg+Na+ बना लेता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, Mg यहां पर Mg+2Na, इसका रिएक्शन हम बैलेंस करके आपको लिख देना, 2 यहां पर 2 होगा और यहां पर भी जो होगा 2 होगा। अब इसको एक्सप्लेनेशन देखो कैसे करना है, सुनो। सोप फॉर्म्स द स्कम विद द हार्ड वाटर, खारा पानी मतलब सॉल्टी वाटर के साथ। तो एक्चुअल में होता क्या है देखो, इसको लिखना कैसा है ये समझ लो। सोप रिएक्ट्स विद द magnesium ions, soap reacts with the magnesium or calcium ions present in the salty water का मतलब हार्ड वाटर, ठीक है, present in the salty water जिसको कहते हैं हार्ड वाटर to form स्कम, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब साबुन को खारे पानी से मतलब मिलाया जाता है या रगड़ा जाता है या नहाया जाता है खारे पानी में सोप के साथ, तो होता क्या है कि खारा पानी में मैग्नीशियम और कार्बोनेट आयंस होता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस क्या करता है कि वो सॉल्टी वाटर से रिएक्ट करके ये स्कम बनाता है, और यही है स्कम। तो ये स्कम जो है ऐसे भी हो सकता था, Mg भी हो सकता था, ये स्कम ऐसे भी हो सकता था RCOO2, और यहां पर Ca भी हो सकता था। और एक्चुअल में सॉल्टी वाटर में क्या होता है कि सॉल्टी वाटर मतलब जिसको खारा पानी बोलते हैं, हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में क्या है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, MgCO3, या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में से मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करता है, इस सोप के साथ जाकर मतलब इसको क्या करता है, हटा देता है और खुद यहां आकर मिल जाता है, और इस तरह से कंपाउंड्स बनाकर सोडियम को अलग कर देता है, और इसी के चलते जो है वो क्या बनता है, स्कम बनता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ द सोप फॉर्म्स स्कम्स विद द हार्ड वाटर, ठीक, इसी को बोलते हैं स्कम। नोट करिए इसको,
चलिए ये नोट कर लीजिए। और इसके बाद अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप। एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप्स। तो डिटर्जेंट की अपेक्षा मतलब सोप की अपेक्षा मतलब सोप से ज्यादा बेहतर डिटर्जेंट क्यों है? तो सबसे पहले लिखेंगे कि डिटर्जेंट कैन बी इजिली यूज्ड विथ हार्ड वाटर। डिटर्जेंट कैन बी इजिली यूज्ड विथ हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर से बनता है, ठीक है। बट सोप फॉर्म्स स्कम्स। अभी हम आपको बताएं सोप जो है स्कम बना लेता है विथ हार्ड वाटर, ठीक, विथ हार्ड वाटर, ठीक। सोप जो है ना वो हार्ड वाटर के साथ क्या करता है? सोप फॉर्म्स स्कम विथ हार्ड वाटर के साथ स्कम बना लेता है, पहला चीज। दूसरा, डिटर्जेंट नीड्स नो वेजिटेबल और फैट ऑयल, vegetable oil or fats for manufacturing, FACTURING, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोगों को वेजिटेबल और फैट ऑयल का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। फैट का मतलब एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल का जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। इट कैन बी इजिली मेड विथ पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट से इसको हम लोग आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन दो एडवांटेज होता है डिटर्जेंट का सोप के अपेक्षा, मतलब सोप से ज्यादा डिटर्जेंट क्यों अच्छा होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक चीज नोट करिए, इसको नोट करिए आप जल्दी से नोट करिए। अब इसमें यह पूछा कि सोप जो सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, सोप सॉल्यूशन क्यों क्लाउडी अपीयर करता है? क्योंकि मिसल्स आर जो है लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट, ठीक। अब इसमें जैसे वो क्वेश्चन आता है कि व्हाई द सोप सॉल्यूशंस अपीयर्स क्लाउडी क्यों अपीयर होता है? तो इसका भी एक आंसर नोट कर लो, ये आया है एग्जाम में 1 मार्क्स में एक बार आया है, 1 मार्क्स में, तो इसका नोट कर लो। बिकॉज soap solution forms the micelle which are large enough for the scattering of large enough to allow the scattering of light, लाइट के स्कैटर्ड होने के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के स्कैटर्ड होने के कारण ही सोप सॉल्यूशन जो है क्लाउडी दिखता है हम लोग को, ठीक है, सफेद झाग जैसा, जैसे बाल पे लगा के बैठे रहते हैं ना, कभी कभी नहाते में वो बाथ टब पे नहाना टब वाले पे, समझ गए? तो इसलिए क्लाउडी टाइप का दिखता है वो, क्योंकि वो इतना थोड़ा बड़ा होता है ताकि आसानी से वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अलाउ करता है। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे फ्लेम्स के बारे में, इसको नोट करिए आप। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टॉपिक्स देख ले फ्लेम्स के बारे में। तो फ्लेम्स क्या होता है ये देखो। तो फ्लेम्स आर द रीजन, क्या लिखेंगे? फ्लेम्स आर द regions where the flames are the region where the combustion or burning of the fuels के स्पेलिंग FUELS ना, burning of the fuels takes place, ठीक। तो ये आप ध्यान देंगे कि कंबशन आर द रीजन्स वेयर द मतलब फ्लेम्स आर द रीजन्स वेयर द कंबशन और बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स टेक्स प्लेस, ठीक। ये तो हो गया बात। इसके बाद अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फ्यूल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फ्यूल एंड presence and
अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मतलब एयर, ऑक्सीजन मतलब एयर, फ्लेम्स आर classified into two types. Flames are classified into two types. दो तरह का फ्लेम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। किस आधार पे? कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑफ टू टाइप्स। तो ये आप ध्यान देंगे कि नेचर ऑफ फ्यूल, ठीक है, हम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? नेचर ऑफ फ्यूल और प्रेजेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एयर, मतलब नेचर ऑफ फ्यूल कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और जहां पर उस फ्यूल को जला रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कितना है, कम है, ज्यादा है, क्या है, उसके हिसाब से फ्लेम्स को दो हिस्से में बांटा गया, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू और नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, ब्लू नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, ठीक, और एक होता है येलो जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनियस फ्लेम, ठीक, येलो फ्लेम, येलो डाटी फेलो, तो येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम, ठीक। तो ये हो गया ब्लू फ्लेम जिसको कहेंगे हम लोग नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, और येलो फ्लेम को कहेंगे हम लोग ल्यूमिनियस फ्लेम। तो इसके आधार पे देखेंगे तो दो तरह का फ्लेम को हम लोग बांटे हैं। किसके आधार पे? तो इसके आधार पे नेचर ऑफ द फ्यूल और प्रेजेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एयर और ऑक्सीजन। तो दो तरीके का फ्लेम पाया जाता है, ठीक है। ब्लू फ्लेम जिसको नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम कहते हैं, येलो फ्लेम जिसको ल्यूमिनियस फ्लेम कहते हैं। इसको नोट करिए और ऊपर वाले को अब हम लोग उड़ा देते हैं। इसका काम हो गया है खत्म, इसको नोट कर लिए हैं आप। चलिए, वेरी गुड, इसको जल्दी से नोट करिए। इसका हम डिफरेंस आपको बताते हैं, नोट करिए। चलिए नोट कर लीजिए, तो जल्दी से इसको जल्दी से नोट करिए, फटाक से अभी हम बताते हैं जल्दी से। अब देखिए ब्लू फ्लेम क्या होता है कि व्हेन एनी फ्यूल बर्न्स और कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन, सफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, सफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन। नोट करिएगा इसको आप। हम समझ गए क्या बोल रहे हैं? When any fuel burns or combustion in the presence of sufficient air or oxygen, it produces blue flame. ये ब्लू फ्लेम बनाता है, ठीक, पहला। दूसरा चीज कि यहां पर पूरी तरह से क्या हो रहा है कि कंबशन हो जा रहा है, फुल कंबशन हो रहा है, फुल कंबशन टेक्स प्लेस, so no light is produced। अब यहां पर क्योंकि लाइट नहीं प्रोड्यूस्ड हो रहा है, नो लाइट इज प्रोड्यूस्ड, यहां पर लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जब लाइट नहीं प्रोड्यूस होगा, सो इट इज कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनियस, इट इज कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, नॉन ल्यूमिनियस, क्योंकि लाइट तो बना ही नहीं ना, लाइट तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। जब इसमें लाइट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, ल्यूमिनियस फ्लेम होगा ही नहीं, नॉन ल्यूमिनियस, क्योंकि लाइट तो दिखा ही नहीं। इसका एग्जांपल लिखेंगे कंबशन ऑफ एलपीजी गैस, कंबशन ऑफ एलपीजी गैस सिलेंडर में जो एलपीजी जलता है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, क्योंकि वो नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम है। आप समझ गए इतना चीज, ये इतने दिन से नहीं समझ रहे थे, आप समझ गए। इसमें देखो कि व्हेन एनी फ्यूल बर्न्स और कंबशन मतलब सोज कंबशन, ठीक है, व्हेन एनी फ्यूल बर्न्स और कंबशन इन द presence of insufficient air or oxygen supply, insufficient air or oxygen supply, it produces yellow flame, अब येलो फ्लेम क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट या पार्शियल होता है कंबशन, इसमें इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट और पार्शियल कंबशन होता है, इनकम्प्लीट और पार्शियल कंबशन, समझ गए, इनकम्प्लीट और पार्शियल कंबशन। अभी तक इतने देर से आप लोग सब लोग चैप्टर को देखे हो, बस 5 मिनट रुके रहो, हो जाएगा। इट कंप्लीट्स और इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट और पार्शियल कंबशन टेक्स प्लेस, सो लाइट इज प्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि इसके अंदर लाइट प्रोड्यूस्ड होगा तो इस तरह के कंबशन को क्या कहेंगे, इसमें लाइट प्रोड्यूस हो रहा है ना, लाइट यदि प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, तो लाइट प्रोड्यूस होने के कारण इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनियस फ्लेम। अच्छा, इसका एग्जांपल आप देखोगे, एग्जांपल में बर्निंग ऑफ कैंडल। अब आपको समझ में आया कि वो बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल जलता है, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो वहां पर क्या होता है, इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसीलिए जो है वो पीला हिस्सा जलेगा। जहां पर ब्लू टाइप का कैंडल का दिखेगा वहां पर सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, जहां सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा वहां ब्लू फ्लेम, जहां इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगा येलो फ्लेम। येलो को बोलेंगे ल्यूमिनियस, क्योंकि इसके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जहां कंप्लीट कंबशन होगा वो नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम या ब्लू फ्लेम। एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर का जलना और इसमें बर्निंग ऑफ कैंडल। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमारे बात को सुनिए अच्छे से, हम जो बता रहे हैं। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि आप चैप्टर्स जो भी हम पढ़ाते हैं वो बहुत लेंदी वे में पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, 10 घंटा 12 घंटा 11 घंटा चैप्टर को खत्म करने में लग जा रहा है, क्लास 10 के चैप्टर को। तो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि एक चीज को आप नोटिस करिए कि चैप्टर्स जो भी आप आधे ही घंटे में यदि कंप्लीट कर ले रहे हैं, 1 शॉर्ट वीडियोस में देख ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस नहीं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो इससे बचिए और चैप्टर्स को लेंदी वे में पढ़िए, ताकि आप एक बार आपको मेहनत लगेगा पढ़ने में, लेकिन आप जिंदगी भर के लिए आराम आपको रहेगा, ठीक है। अब जैसे चैप्टर्स को हम इतने लंबे में एक बार तो पढ़ा दिया, हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ते हैं, जो हमसे नहीं भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं, वो सारे बच्चे यदि इस वीडियोस को देखेंगे तो ये जरूर कहेंगे कि नहीं, ये सर के क्लास में हमको सारे डिटेल्स हमारा क्लियर हो गया। और स्पेशली हमारा एक स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों से जुड़ा है, एक नाम है लड़का का शायद अभिषेक, वो छत्तीसगढ़ से है। एक दिन मैसेज किया था अभिषेक, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और देखते भी रहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अब हम दे रहे हैं कि कुछ ही दिन में अब आपको क्लास 11 का और क्लास 12 का वीडियोस और क्लास 11 का पीसीएम भी और क्लास 12 का पीसीएम भी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी क्लास 11 12 का सारा वीडियोस आप लोगों का अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और एक हम आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन में 2025-26 में हम लोग एक ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको क्लास 6 to 12 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग होगा, जिसका फीस एकदम मामूली सा मिनिमम सा फीस होगा। ईयरली फीस में भी ₹999 होगा, 1 साल का फीस फॉर 1 ईयर का फीस जो होगा वो 999, जिसमें हम लोगों का मोटिव है आईआईटी और नीट जैसे फाउंडेशन सीरीज के सिलेबस को तैयार करना, ताकि बच्चे घर पे बैठे जो है आईआईटी नीट के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सके और कैच कर सके। इसीलिए आप लोगों को हम कोई भी चैप्टर्स बहुत डिटेल्ड में पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए। और आज आप लोगों का कार्बन कंपाउंड का चैप्टर द एंड हो गया। कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है वो द एंड, कार्बन कंपाउंड चैप्टर्स, अरे भाई लिखाओ, क्या हो रहा, जाते जाते क्या कर रहे हो, कार्बन कंपाउंड चैप्टर का द एंड। इसमें हम लोगों ने देखा टॉपिक नंबर 1 से हम लोग टॉपिक नंबर 11 तक बनाए हैं और आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा क्लास 10 का। अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।
और हमारे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, आप हम लोगों के क्लास 10 का रिवीजन क्लास जरूर से करिए। रिवीजन क्लास 10 का रिवीजन क्लास जरूर से करिए, जिसमें हम लोगों का टारगेट है 60 डेज में कंप्लीट रिवीजन कराने का। मैथ और साइंस कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, मैथ और साइंस का, और ये टोटल चीजें फ्री हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको करिए। तो थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।